सो हेलो, कैसे हैं सभी। आज हम शुरू करेंगे। वैसे तो कंपास सर्वेइंग शुरू करना है, लेकिन कंपास सर्वेइंग शुरू करने से पहले पुराना रिवीजन कर लेते हैं। उसके लिए 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, तो इसे ध्यान से देखना है आपने। सबसे पहले क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है आपके, उसे एक बार पढ़िए। इफ़ लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड यूजिंग 30 मीटर चेन इज़ 8260 मीटर, देन फाइंड आउट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड इफ़ इट वाज फाउंड दैट ओरिजिनल लेंथ ऑफ चेन कितनी कितनी दे रखी है। एक केस दे रखा है 30.3 मीटर का और दूसरा दिया है 29.4 मीटर का। तो अगर इसे सॉल्व करने हम लोग लगे तो सबसे पहले इनकी जो वैल्यूज़ हैं क्या क्या दे रखी हैं उसे निकाल लेते हैं। अच्छा, इतना तो मालूम पड़ रहा है कि ये जो हमने पढ़ाया था आपको कि इनकरेक्ट लेंथ वाला कॉन्सेप्ट, कि जब इनकरेक्ट लेंथ का हम पे एरर आता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रू लेंथ होता है उसको निकालने के लिए फार्मूला रहता है हमारे पास स्मॉल एल अपॉन इक्वल्स टू ब्रैकेट में एल डैश अपॉन कैपिटल एल डैश अपॉन कैपिटल एल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एल डैश। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कैपिटल एल की वैल्यू कितनी देर की है, यानी कि जो चेन पे हमने जो इस्तेमाल करी वो कितनी है 30 मीटर की। ठीक, उसके बाद स्मॉल एल डैश कैपिटल एल डैश की बात करें अगर, यानी कि वो कह रहा है कि अगर जो ओरिजिनल लेंथ है इतनी आई है, ठीक है, तो वो कितनी है 30.3 मीटर। उसके बाद एल डैश की वैल्यू कितनी देर की है 8260। जिनको अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कैपिटल एल डैश और स्मॉल एल डैश क्या है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये एरर ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, जिसमें कि उसने बोला है कि एक हमने लेंथ ऑफ लाइन ली, मेजर किया उसको 30 मीटर की चेन से। तो चेन जिस मीटर की ले रखी है, यानी 30 मीटर की यहाँ पे ली हुई है, तो वो हो जाता है कैपिटल एल। यानी कि जो बॉक्स में लिखा रहता है डब्बे के, चेन के डब्बे के ऊपर कि कितने मीटर की इसमें चेन रखी हुई है, तो हमने 30 मीटर की चेन इस्तेमाल करी और उससे मेजरमेंट निकाली कितनी 8260। लेकिन हमें मालूम पड़ा कि जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो एक्चुअली 30.3 है। एरर होने की वजह से जो हमारी 30 मीटर की चेन जो उसमें लिखी रहती है कि 30 मीटर की चेन हमने इस्तेमाल करी है, वो एक्चुअली में कितनी हो गई है, एरर की वजह से उसमें इलॉन्गेशन आ गया है या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चेन में 30.3 एक्चुअली उसकी लेंथ हो चुकी है। तो हमने जो मेजरमेंट लिया था वो इसके अकॉर्डिंग लिया, कैपिटल एल के अकॉर्डिंग। हमने सोचा कि 30 मीटर की चेन है तो 8260 मीटर हमने लेंथ मेजर कर दी। लेकिन वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्चुअली में जो चेन की लेंथ थी वो 30.3 थी। अब ये बताइए कि जो मेजर्ड लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, तो वही अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारी ट्रू लेंथ की बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअली में अब 30.3 के अकॉर्डिंग लेंथ आएगी वो कितनी होगी। तो उसको निकालने के लिए एज इट इज़ ये फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर। तो कैपिटल एल डैश की वैल्यू कितनी है 30.3 मीटर, कैपिटल एल की वैल्यू है 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल डैश जो मेजर करी थी हमने वो है 8260 मीटर। ठीक, मीटर मीटर गए। अब इसको हमने सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 83426 मीटर्स। इसको अपने कैलकुलेटर में भी आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें करेक्शन की तो इसमें कितनी करेक्शन होगी वो कैसे पता करेंगे। ट्रू लेंथ हमारी आई है 8342.6 मीटर्स और जो हमने पहले मेजर करी थी वो क्वेश्चन में गिवन है जो वो है 8260 मीटर। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 82.6 मीटर्स। तो इतनी करेक्शन अपने को करनी पड़ रही है। इस वाली वैल्यू में जब इतना जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी। अगर आपको ये भी पता होना चाहिए, साथ साथ मैं नोट के तौर पे लिख देता हूँ कि जब एल डैश की वैल्यू, कैपिटल एल डैश की वैल्यू बड़ी होती है कैपिटल एल से, तो जो करेक्शन आता है
वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक, अब इसी चीज़ को एक और मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिन्होंने नई क्लास में कवर किया वो यहाँ पे देख सकते हैं, आई होप दिख रहा होगा अभी। इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। इसमें करेक्शन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला रहता है। करेक्शन को सी से डिनोट किया है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कैपिटल एल डैश माइनस कैपिटल एल। यह पहले ही क्लियर कर लेंगे कि इफ़ एल डैश इज़ ग्रेटर देन एल तो जो करेक्शन आएगा वो पॉजिटिव होगा। इफ़ एल डैश इज़ स्मॉलर देन कैपिटल एल तो करेक्शन जो आएगा वो नेगेटिव होगा। लिख देता हूँ यहाँ पे करेक्शन। ठीक, नंबर ऑफ़ चेन्स अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, इसमें कितनी इस्तेमाल होगी, वो कैसे फाइंड आउट होंगी। एल डैश की वैल्यू कितनी थी, मतलब हमने जो मेजरमेंट स्टार्टिंग में लिया था वो कितना था, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं, कितनी वैल्यू आएगी देखो, 8260 तो एल डैश की वैल्यू होगी और कैपिटल एल कितना है 30, तो नंबर ऑफ़ चेंज कितने होंगे 275.33 या 33। ठीक है, नंबर्स में है, नंबर ऑफ़ चेंज इतनी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, करेक्शन निकालें अगर तो करेक्शन कितना होगा, एल डैश की वैल्यू 30.3 और कैपिटल एल की 30, कितना आया प्लस का 0.30 मीटर्स। करेक्ट, टोटल करेक्शन यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, जिसको डिनोट करते हैं हम सी टोटल से। ठीक है, जो कि सिंपली करेक्शन कितना आया, ठीक, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ चेंज कितनी है, तो करेक्शन कितना आया हमारा 0.30, नंबर ऑफ़ चेंज कितनी है 275.33। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी 782.6 मीटर्स, क्योंकि करेक्शन मीटर में है और नंबर ऑफ़ चेंज तो ये नंबर्स में है तो मीटर आएगी यूनिट। अगर अब बात करें हम लोग ट्रू लेंथ की, ये चीज़ याद रखना, ये यूनिटरी मेथड है, इससे भी कर सकते हो पुराने मेथड से, नॉर्मल जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, और ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड बेसिकली क्या है कि हम एक एक यूनिट पे काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने करेक्शन निकाला है ना, जो वो 1 यूनिट के लिए निकाला है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया उसको, नंबर ऑफ़ चेंज कितनी है तो उससे हमें टोटल करेक्शन मालूम पड़ जाएगी। अब ट्रू लेंथ के लिए भी एक फार्मूला है डायरेक्ट, उसको देख लेते हैं एक बार। वो रहता है, ट्रू लेंथ को हम नोट कर रहे हैं कैपिटल स्मॉल एल से, जो कि बराबर होगा स्मॉल एल डैश प्लस सी टोटल। ठीक है, स्मॉल एल डैश कितना है 8260 मीटर्स, राइट, और सी टोटल कितना आया है 82.6 मीटर। ये 782 नहीं आएगा, 82.6 है। ठीक है, इसे एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा आप लोग। तो जो आखिर में ट्रू लेंथ आएगी वो रहेगी 8342.6 मीटर। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लेना, ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे ट्रू लेंथ आई ना, और ये वाली वैल्यू, ये दोनों सेम है, मेथड दोनों रिजल्ट सेम ही लाएंगे, पर अलग अलग मेथड्स हैं इसके। ठीक, तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो चलो शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है देखो पहले, आई होप दिख रहा हो क्लियरली।
ए चेन वॉज टेस्टेड बिफोर स्टार्टिंग सर्वे वर्क। एक चेन को इस्तेमाल किया गया, मतलब शुरुआत करने से पहले उसको टेस्ट किया गया। तो इट वॉज फाउंड टू बी एग्जैक्टली 20 मीटर। तो मालूम पड़ा कि वो एग्जैक्टली 20 मीटर की थी। आफ्टर मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ, आफ्टर मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ 2600 मीटर की लेंथ को मेजर करने के बाद चेन को दोबारा टेस्ट किया गया। चेन लेंथ वॉज अगेन टेस्टेड एंड फाउंड 20.2 मीटर। अब मालूम पड़ा कि जो चेन थी वो इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद 20.2 मीटर हो गई चेन में एरर आ गया। तो आफ्टर दैट अनदर 4600 मीटर में वॉज मेजर्ड। उसके बाद चेन जो है, चेन की सहायता से हमने 4600 मीटर को मेजर किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जब पूरा वो सर्वे वर्क पूरा हुआ, एंड ऑफ द डे, भाई इतना बड़ा लेंथ देखो ना, 4600 मीटर्स, तो काफ़ी बड़ी लेंथ है। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, लेंथ ऑफ चेन वॉज फाउंड 20.36। तो चेक किया गया कि जो चेन थी वो 20.36 हो गई। अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड। ट्रू लेंथ निकालनी है। एक्चुअली में डिस्टेंस जो हमने मेजर किया है 4600 मीटर, यहाँ पे 2600 मीटर, 2600 और 4600 मीटर्स, ये तो हमने कर लिया जो जो बताया गया 20 मीटर और 20.2 मीटर के अकॉर्डिंग। बाद में जब फाइनली मालूम पड़ा कि चेन की लेंथ तो होगी 20.36, तो एक्चुअली में ट्रू लेंथ है कितनी, तो जिसको समझ में अभी तक नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार हम डायग्राम बना कर देखेंगे तभी अपने को क्लियर होगा। तो हुआ क्या कि शुरुआत हुई एक पॉइंट से जिसको हमने कहा ए, ठीक है, और ये बी पॉइंट तक मेजरमेंट ली गई। जब यहाँ शुरुआत हो रही थी तो टेस्ट कर लिया पहले, तो चेन जो थी 20 मीटर की थी, ठीक है, और उस 20 मीटर की चेन को हमने जब इस्तेमाल किया ए से बी पॉइंट में, तो इसने कितना मेजरमेंट लिया, 2600 मीटर। तो यहाँ पे जब शुरुआत हुई तो 20 मीटर थी, ठीक है। जब बी पे आए तो बी पे फिर चेक किया हमने, तो बी पे जब चेक किया तो लेंथ मालूम पड़ी 20.2 मीटर हो चुकी है। अब उसके बाद हमने जब सी पॉइंट तक मेजरमेंट लिया, तीसरे पॉइंट पे, ठीक है, तो वो कितना लिया लेंथ टोटल, 20.2 यहाँ मालूम पड़ गया बी पे। इसके बाद जो मेजरमेंट लिया गया वो हुआ 4600 मीटर, 4600 मीटर, इतना मेजरमेंट हमने किया। अब जब ये पूरा टास्क पूरा हुआ, सी पॉइंट पे जब हम लोग आए तो हमने फिर से चेन को टेस्ट किया, तो चेन तो हो गई जी 20.36 मीटर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि चेन की लेंथ 3 बार चेंज हो गई। देखो, एक तो शुरुआत में जो थी वो थी, फिर चेंज होकर 20.2 हो गई, फिर 20.36 हो गई। अब वो कह रहा है कि जो एक्चुअल ये अपने डिस्टेंस मेजर किया है ये इतना ही है या फिर इसमें चेंजेस आएंगे, और आएंगे तो वो कितने हैं। तो उसके लिए सिंपल सी कहानी हम लोग करते हैं इसमें। ऐसे केस में क्या करना होता है, डायग्राम जिस तरह से बनाना है मैंने बनाया है, इसी तरह से आपने डायग्राम बनाना है, और इसी तरह से आपने एक बीच में डाइवर्जेंसी लाइन कर देनी है कैलकुलेशन के लिए। ये कैलकुलेशन के लिए है सिर्फ, ठीक है। मैं दूसरे पेन से बता देता हूँ। तो अभी सबसे पहले हमने क्या है, वैल्यूज़ निकालनी है। कौन सी, देखो सिंपल सी बात है, ये तो क्लियर हो रहा है कि ये एक और न्यूमेरिकल किस पे हो रहा है, इनकरेक्ट लेंथ पे, एरर ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ। तो जाहिर सी बात है कैपिटल एल डैश, स्मॉल एल डैश और स्मॉल एल, इन सब की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इनमें से कोई ना कोई एक तो मिसिंग है। हम पढ़ के पता कर चुके हैं कि जाहिर सी बात है स्मॉल एल वो पूछ रहा है। स्मॉल एल क्या होता है, ट्रू लेंथ। तो पहले चेक करते हैं, जब चेन को निकाला और चेन को जब टेस्ट किया गया, यानी कि डब्बे पे जो वैल्यू थी डेजिग्नेटेड वैल्यू वो कितनी है, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। वो कितनी देर की है, 20 मीटर, ठीक है। अब बात करें अगर एल डैश की, कैपिटल एल डैश की। कैपिटल एल डैश क्या होता है कि जो उसके बाद उसमें वेरिएशन आया है, जब मालूम पड़ा कि ये 20 ना होगी कुछ और है, तो वो कैसे पता करेंगे, यहाँ तो 20 थी, यहाँ 20.2 हो गई, तो इसके बीच में कहीं चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो स्टार्टिंग में 20 रही, बीच में, उसके बाद आखिरी में 20.2 हो गई। ए से बी की बात कर रहे हैं सिर्फ, डिवाइड बाई 2। तो कैपिटल एल डैश की वैल्यू कितनी आई, 20.1 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट दिस ए फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, थ्रू आउट दिस लाइन
जो ट्रू लेंथ ऑफ चेन है वो 20.1 मीटर है ऑन एन एवरेज। ठीक, अब स्मॉल एल डैश मेजर्ड वैल्यू कितनी है, सिंपल सा लिखा हुआ है 2600 मीटर। ठीक है ना। अपने को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ट्रू लेंथ स्मॉल एल। फॉर्मूला क्या होता है, एल डैश अपॉन एल इंटू स्मॉल एल डैश। ठीक है, इतना क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, बी से सी में भी फ़र्क आया है। बी में 20.2 थी, सी में जाके वो होगी 20.36। लेकिन बी के लिए कैपिटल एल की वैल्यू जो होगी वो इनिशियल वैल्यू होगी जो यहाँ पे ली गई है, डब्बे पे कितनी थी, इसको मत ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं बच्चे। जो कैपिटल एल की वैल्यू होगी वो हमेशा वही होगी जो बॉक्स में, जब वो चेन बॉक्स निकाला होगा जहाँ पे चेन रखी जाती है, तो उसकी डेजिग्नेटेड वैल्यू होती है कि ये चेन इतने लेंथ की हमने बनाई है, जो मैन्युफैक्चर बना के देता है। तो 20 मीटर की इस्तेमाल करिए स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ पे एल डैश की वैल्यू जब हम लोग लेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इन दोनों का एवरेज ले लिया जाएगा। तो ले लेते हैं 20.2 प्लस 20.36 डिवाइड बाई 2। ये क्यों लिया, ताकि बी से सी के पॉइंट के बीच में ऑन एन एवरेज जो ट्रू लेंथ ऑफ चेन है, एक चेन की जो ट्रू लेंथ है वो हमको मालूम पड़ जाए। ठीक है, तो वो कितनी आएगी, 20.28 मीटर्स। यहाँ पे स्मॉल एल डैश की वैल्यू यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, 4600 मीटर्स। और जो ट्रू लेंथ अपने को निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा जो यहाँ पे लगाया हम लोगों ने, कैपिटल एल डैश अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल डैश। थोड़ा सा वेरिएशन के लिए हम क्या कर देते हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो ट्रू लेंथ आएगी उसको L1 ले लेते हैं, बी पॉइंट से सी पॉइंट की जो ट्रू लेंथ आएगी वो L2 ले लेते हैं। तो L1 निकालें अगर पहले, एल डैश की वैल्यू कितनी आई 20.1 मीटर, कैपिटल एल कितना है 20 मीटर, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2600 मीटर। मीटर मीटर गए, आंसर मीटर में आना चाहिए। कितना आएगा 2613 मीटर, 2613 मीटर। अब L2 की बात करें तो L2 में चेक करेंगे, एल डैश कैपिटल एल डैश की वैल्यू 20.28 मीटर, राइट। और कैपिटल एल की वैल्यू 20 मीटर इंटू एल डैश 4600 मीटर। मीटर मीटर गए तो आंसर मीटर में आएगा। कितना होगा 466 4.4। आप भी इसको कैलकुलेट करके देखो अपने कैलकुलेटर में, सो दैट कन्फर्म होती रहे वैल्यू। तो कहीं कोई करेक्शन है तो कमेंट में बता देना। तो L1 की वैल्यू आ गई दिस 2613 मीटर, L2 की वैल्यू आ गई 4664.4 मीटर्स। अगर हम बात करें ओवरऑल जो उसने पूछा है ट्रू लेंथ फ्रॉम दिस चेन सर्वे ए टू सी, ए टू बी, बी टू सी, सारा का सारा कितना आएगा, वो हो जाएगा कैपिटल स्मॉल एल इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। तो L1 कितना है 2613 मीटर, L2 कितना है 4664.4 मीटर। ठीक है, टोटल करके आ रहा है 7277.4 मीटर। तो ये है इसका आंसर। यही उसने पूछा है कि एक्चुअल में इसकी ट्रू लेंथ कितनी है पूरी लाइन की, ए से लेके सी तक की। तो ये है हमारी 7277.4 मीटर। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। पहला कि सर क्या इसमें भी यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो यूनिटरी मेथड, लेकिन आपको उसी तरह करना पड़ेगा। देखो कैपिटल एल डैश की कैलकुलेशन एज इट इज़ रहेगी, इसी फंडामेंटल पे चलना है। पहले इस पोर्शन का निकालना यूनिटरी मेथड से, फिर इस पोर्शन का निकालना, देन उसके बाद दोनों को ऐड कर देना, राइट। रही बात, एक क्वेश्चन और आएगा कि जो पिछला न्यूमेरिकल है उसमें बी पार्ट वो नहीं किया मैंने, वो आपने करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि उसका बी पार्ट का ये आंसर आया है। ठीक है,
अब बात करते हैं हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल की। ये भी आपका चेन एरर पे ही है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। ए स्टील टेप 30 मीटर लॉन्ग वॉज स्टैंडर्डाइज एट 27 डिग्री सेल्सियस एट अ पुल ऑफ 20 kg। 30 मीटर की टेप है। शुरुआत में उसको जब चेक करा हमने, जब स्टैंडर्डाइज किया, चेक करने लगे उसको, तो 27 डिग्री टेम्परेचर था और उस पर पुल लग रहा था 20 किलो का। करेक्शन फाइंड आउट करना है, जो कि मेजर डिस्टेंस एट 60 मीटर ड्यू टू टेम्परेचर एंड पुल एंड सैग। टेम्परेचर का करेक्शन फाइंड आउट करना है, पुल का फाइंड आउट करना है, सैग का फाइंड आउट करना है। जबकि वैल्यू दे रखी है टी एम की 39 डिग्री सेल्सियस, पी एम की 36 किलोग्राम। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ टेप इज़ दिया है, कितना है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट ऑफ टेप दिया हुआ है, पर मीटर इज़ 30 ग्राम्स। ई टी यंग्स मॉडुलस और टेप कितना दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अल्फ़ा यानी कि थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 11.6 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 11.6 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, आंसर जब शुरू करते हैं सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन पहले ये पता कर लेते हैं इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। देखो उसने सीधा सीधा बोल दिया कि ये सब डेटा दिया हुआ है, आपको जो है टेम्परेचर के लिए करेक्शन निकालना है, पुल के लिए निकालना है और सैग के लिए निकालना है। तो इधर तो दिमाग नहीं लगाना है, इसमें और कोई खास डिटेलिंग दे भी नहीं रखी है। अपने को बस ये पता होना चाहिए कि करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर निकलता कैसे है, करेक्शन ड्यू टू पुल निकलेगा कैसे, और करेक्शन ड्यू टू सैग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को रिमाइंड भी हो जाएगा। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला रहता है एल नॉट इंटू एल्फ़ा इंटू ब्रैकेट में टी एम माइनस टी नॉट। ठीक, जिसको ये वैल्यूज़ की डिटेलिंग पता करनी है तो इसका ही प्रीवियस लेक्चर मैंने ले रखा है, उसमें आप जाके सारी डिटेलिंग चेक कर सकते हो। सी पुल कैसे निकलता है, करेक्शन ड्यू टू पुल फॉर्मूला रहता है पी एम माइनस पी नॉट अपॉन ए टी ई टी मल्टीप्लाई बाय एल नॉट। करेक्शन ड्यू टू सैग कैसे निकाला जाता है, डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर पी एम स्क्वायर, सॉरी पी एम स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये पहले फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए आप। सबसे पहले आ रहा है जो हमें निकालना है, दैट इज़ करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। एल नॉट की वैल्यू न्यूमेरिकल में चेक करेंगे तो एल नॉट क्या होता है, एल नॉट रहता है हमारा स्टार्टिंग में कितना हमारा लेंथ दिया गया है, वो कितना है चेक करें आप, 60 मीटर गिवन है। ठीक है, जितना डिस्टेंस मेजर किया था। अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 11.6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय टी एम की वैल्यू गिवन है 39 डिग्री सेल्सियस। टी नॉट क्या होगा, टी नॉट वो होता है जहाँ पे जब हमें स्टैंडर्डाइज़ किया ना चेन को, तो वहाँ पे कितना टेम्परेचर बताया गया था, तो वो है 27 डिग्री सेल्सियस। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये आएगा 0.00835 मीटर। और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, नहीं एमएम में कन्वर्ट करें, तो वो होगा 8.35 mm। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर इस केस में पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये कैसे पता करें, इसके लिए पुराना लेक्चर चेक करें एक बार। ठीक है, दूसरा करेक्शन पूछा है, करेक्शन ड्यू टू पुल। ठीक, पी एम माइनस पी नॉट अपॉन ए टी इंटू ई टी इंटू एल नॉट, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। पी एम की वैल्यू कितनी है दे रखी है 36 किलोग्राम्स,
पी नॉट होता है जो शुरुआत में जब हम स्टैंडर्डाइज कर रहे थे टेप को, तब कितना उस पर पुल लग रहा था, तो वो था 20 kg। ए टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, टेंशन वाली बात। ए टी क्या होता है, एरिया ऑफ टेप की बात कर रहा है। टी बोले तो टेप, ए बोले तो एरिया। तो एरिया ऑफ टेप कितना गिवन है, 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ई टी की वैल्यू भी गिवन है 2.1 इंटू 10⁻6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर गया, ठीक है जी। इसको सबको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे अभी एक चीज़ मिसिंग है ना इसमें, देखो एल नॉट की वैल्यू कहाँ लिखी है, एल नॉट की वैल्यू कितनी है 60। मतलब एल नॉट की वैल्यू क्या है कि जब हम करेक्शन शुरू कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस मेजर किया गया है ना, मेजर्ड वैल्यू कितनी है, मेजर्ड लेंथ कितनी है, बाय मीन्स ऑफ चेन या बाय द हेल्प ऑफ चेन, तो वो कितनी है 60 मीटर का उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया है, ये मीटर में है जी। अब कहानी ये है, ये नीचे किलोग्राम है, ऊपर भी किलोग्राम बचेगा, किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा, आंसर हमारा मीटर में आएगा, ये तो क्लियर है। देखो इसको समझ में नहीं आया, दोबारा बोल देता हूँ। ये किलोग्राम में है, 36 माइनस 20 किलोग्राम करोगे कितना आएगा यहाँ पे, 30 माइनस 20 10 16 आ जाएगा, 16 किलोग्राम से ऊपर किलोग्राम नीचे किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम कट जाएंगे, आपस में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी प्लस में 0.00152 मीटर, जिसको अगर हम में निकालें तो हो जाएगी प्लस 1.52 इस चीज़ को आप भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना कैलकुलेटर में सॉल्व करके। तीसरा उसने कहा है करेक्शन ड्यू टू सैग निकालो जी। तो करेक्शन ड्यू टू सैग का फॉर्मूला दे ही रखा है, W² इंटू L0³ अपॉन 24 PM का स्क्वायर, ठीक। W² वेट 30 अपॉन 1000 का स्क्वायर इंटू L0 कितना है 60, इसका कर दो जी क्यूब, डिवाइडेड बाय 24 PM की वैल्यू है, दे रखी है न्यूमेरिकल में, PM की वैल्यू 36, इसका होगा स्क्वायर। बस इतना ही करना है। बस एक चीज़ बताया तो जो करेक्शन ड्यू टू सैग आएगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी 0.00625 मीटर या फिर 6.25 mm माइनस के। करेक्शन ड्यू टू सैग हमेशा माइनस में लिया जाता है। ये सारी साइन कन्वेंशन जितनी भी है ये पुराने क्लास में मेंशन करी हुई है, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी आ रहा होगा आपके माइंड में कि सर ये जो W है ना ये कैसे निकाल दिया आपने, राइट। 30 तो यहाँ पे क्या था, 30 क्या था, 30 मीटर था, और अपने को इन्होंने डिवाइड कर दिया 1000 से, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक बार, यही डाउट है ना, बस बाकी तो क्लियर हो गया। यही उसने पूछा है, तीन तरह के करेक्शन निकालने, टेम्परेचर निकाल दिया जी, पुल ये भी निकाल दिया, सैग फॉर्मूले में वैल्यू डाली और निकाल दिया। एक क्वेश्चन आएगा इसमें कि सर ये L0 तो समझ में आ गया 60 है क्योंकि इतना मेजर्ड लेंथ है, PM दे रखा है ऑलरेडी 36, ये भी क्लियर है। ये जो W है ये किस तरह से आया, तो आइए चलो इसको समझते हैं। तो डाउट यही था कि ये 30/1000 कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जब हमने स्टार्टिंग में बताया ना आपको, अभी दिखा देता हूँ एक बार, लैंग्वेज में चेक करो, यहाँ दिया हुआ है वेट ऑफ टेप पर मीटर इज़ 30 ग्राम,
ठीक, ये रहा। चलो इतना क्लियर है तो लिख देते हैं, यहाँ पे समझा रहा हूँ तुम्हें वही चीज़। वेट ऑफ टेप इज इक्वल्स टू 30 ग्राम पर मीटर लेंथ। ठीक है, जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था करेक्शन ड्यू टू सैग, तो बताया आपको कि दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। करेक्शन ड्यू टू सैग ऐसे भी निकाला जा सकता है, डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट अपॉन 24 PM का स्क्वायर। इसमें जो W होता है ना, ये होता है टोटल वेट ऑफ टेप। और जो दूसरा होता है तरीका निकालने का, वो होता है जब आपको W दिया रहता है यूनिट पर लेंथ, यानी कि इसमें कैपिटल W ना होके स्मॉल w, बताने के लिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, स्मॉल w गिवन रहता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो आपको W दिया रहता है वो होता है वेट ऑफ टेप पर मीटर लेंथ, एक मीटर में कितना वेट आ रहा है। तो जैसे इस वाले न्यूमेरिकल में वही चीज़ बता रखी है, वेट ऑफ टेप पर मीटर, जो कि 30 ग्राम दी है। एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि जो टोटल वेट होता है वो होता है वेट ऑफ टेप पर मीटर, स्मॉल w से मल्टीप्लाई करते हैं हम एल नॉट, जितनी हमारी लेंथ ऑफ टेप है या जितनी हमारी मेजर्ड लेंथ है। ठीक, जितनी हमने मेजरमेंट ली हुई है, ऐसे करके टोटल वेट निकल सकता है। बट ये वाला केस किसका है, जिसमें हमें गिवन है ऑलरेडी, हमें गिवन क्या है, वेट पर मीटर दे रखी है, तो 30 ग्राम दिया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है इसके लिए, हम जानते हैं कैपिटल W जो होता है बराबर होता है, यहाँ बताया स्मॉल w इंटू एल नॉट। कैपिटल W की जगह पर डाला इंटू एल नॉट अपॉन 24 PM स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा W स्क्वायर एल नॉट क्यूब अपॉन 24 PM स्क्वायर। ये हम वही फॉर्मूले में पहुँच गए जो हमने इस्तेमाल किया है। अब वेट दे रखा है 30 ग्राम और नीचे जो PM दे रखा है वो है किलोग्राम में। ठीक है, तो नीचे वैल्यू और ऊपर वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर जब 30 ग्राम जो दे रखा है इसको किलोग्राम में लिया जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 30 ग्राम है डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल नॉट कितना है 60 क्यूब मल्टीप्लाई बाय कितना क्यूब हो जाएगा इसका, डिवाइड बाय 24 इंटू PM कितना है 36 किलोग्राम्स का स्क्वायर। तो तब जाके इसकी वैल्यू अभी आ रही जो हमने निकाली है -0.00625 मीटर, या फिर -6.25 mm। मैंने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि सैग जो होता है हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, W क्यों ऐसे लिया गया है और ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया हो। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कंपास सर्वे। सो आई थिंक अभी तक जो न्यूमेरिकल कराए आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वेइंग के अंदर हम लोग पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। हम जानेंगे इसका पर्पस क्या होता है, यूज़ ऑफ प्रिज्मेटिक, कंपास क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिडियन क्या होगा, ठीक है, और बियरिंग इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
WCB और QB क्या होता है? फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है? मैग्नेटिक डिप और डेक्लिनेशन क्या होता है? और लास्ट में आ गया लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन ये पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और है, कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। यानी कंपास ट्रैवर्स। तो ये 9 पॉइंट्स को हम टोटल पढ़ेंगे कंपास सर्विंग के अंदर। तो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले पर्पस। अगर बात करी जाए कंपास सर्वेइंग की, तो पहले पर्पस से पहले एक और चीज़ जानने वाली है कि कंपास सर्विंग होता क्या। देखो, अभी तक हम लोग जो मेजरमेंट करते आ रहे थे, जो हमने डायमेंशन मेजर करे, वो सारे लीनियर मेजरमेंट थे, उसमें हम डिस्टेंस मेजर करते थे। बट अगर हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करनी हो, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग करते हैं कंपास सर्वे, और उसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं चेन सर्वेइंग का। ठीक है, तो पर्पस जानने से पहले, ये तो हम इसके बाद जाने, सबसे पहले जानना ज़रूरी है डेफिनेशन। डेफिनेशन में अगर बात करो तो क्या होता है, लिख लो जरा। कंपास सर्वेइंग is a type of surveying in which the directions of surveying lines are determined with a magnetic compass, and जो लेंथ होती है, and length with a tape और चेन और लेज़र लाइट या लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र रेंज फाइंडर। तो बेसिकली क्या है, कंपास सर्वे एक टाइप ऑफ सर्वेइंग है जिसमें कि हम लोग डायरेक्शन मेजर करते हैं, और डायरेक्शन मेजर की जाती है मैग्नेटिक कंपास द्वारा। किसकी मदद से करते हैं हम लोग? मैग्नेटिक कंपास की मदद से। और जिसमें लेंथ मेजर होती है, वो होती है टेप की मदद से, या फिर चेन की मदद से, या फिर कोई लेज़र रेंज फाइंडर हो, लेज़र मशीन जैसे होती है, जिसमें एक लाइट छोड़ने पर वो डिस्टेंस मेजर करके हमें बता देती है कि कितने दूरी पे दूसरा पॉइंट है। ठीक, अब बात यह है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो जाहिर सी बात है, डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि जिस जगह पे हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है, उस जगह पर हम लोग चेन सर्विंग से सर्विंग नहीं कर सकते, हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? मैग्नेटिक कंपास, जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं हम पर्पस की तरफ। तो पर्पस में लिखेंगे, द पर्पस इज और द प्रिंसिपल
of compass surveying is traversing. ट्रैवर्सिंग ये वर्ड बहुत ध्यान से सुनना. which involves a series of connected lines. ठीक है, कनेक्टेड लाइंस. तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया. तो प्रिंसिपल क्या है कंपास सर्वेइंग का? ट्रैवर्सिंग. अब जी, ट्रैवर्सिंग एक नया शब्द आया, विच इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस. लेकिन साथ साथ एक हिंट भी दे दी है कि ट्रैवर्सिंग क्या होता है, जहाँ पे एक सीरीज़ बन जाती है कनेक्टेड लाइंस की. तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. जब एक सर्वे लाइन सपोज ए से बी गई, ये हम चेन सर्वे करते हुए आए हैं, ये एक कोई भी डायरेक्शन में इस तरह से सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट, फिर ई पॉइंट, और फिर आखिरी में जाके ये कनेक्ट हो रहा हो ए से, या फिर कनेक्ट ना हो रहा हो. तो ये जो सीरीज़ बन रही है ना, एक से दूसरे से कनेक्ट होके तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, इसे हम लोग कहते हैं ट्रैवर्स. ट्रैवर्स की डेफिनेशन भी यही होती है कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड लाइंस. या फिर अब ये भी बोल सकते हो, अ ट्रैवर्स इन्वॉल्व्स ए सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड लाइंस. तो कंपास सर्वे का जो प्रिंसिपल होता है वो ट्रैवर्सिंग होता है, और विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड लाइंस, ये सामने सामने लिखा हुआ है. अब बात यह है कि इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. रिकमेंडेशन या रिकमेंडेड. एक लार्ज एरिया पे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जब लार्ज एरिया हो और उसे उसको हमें कैलकुलेट करना हो, तो हम ट्रैवर्स बना के उस पर कंपास सर्वेइंग का इस्तेमाल करके हम उसे टोटल सर्वे कर सकते हैं उसका. चलो दूसरा, अगर हमें कोर्स ऑफ ए रिवर सर्वे करनी हो, अगर नदी की जो जिस धार पे चल रही है उसकी डायरेक्शन जितनी भी है, कहाँ कहाँ वो बहती हुई जा रही है. हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप मैप में, मानचित्र में देखते होंगे, नदियों का ऊपर से एक आकृति, एक पैटर्न बनाया हुआ रहता है. तो वो कंपास सर्वे द्वारा किया जा सकता है, किया भी गया हुआ है, तभी वो बनी, क्योंकि आज बड़ी नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं. पर उस टाइम पे हम लोग कंपास सर्वे का इस्तेमाल करके, जो भी हम मैप्स में देखते हैं ना, रिवर्स के क्रॉसिंग्स दिखाते हैं इस तरह से आपको, मैप में चेक करोगे तो ऐसे दिखाया जाता है कि ये आपकी एक रिवर जा रही है सपोज़, और ये यहाँ जाकर दो भागों में बँट जा रही है. तो ये जो ट्रैवर्सिंग करके कंपास सर्वे की सहायता से निकाला हुआ है. क्योंकि चेन सर्वे में दिक्कत क्या होता है, चेन सर्वे में जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे तो कर्व आएगा, फिर कर्व एरर आ सकता है. कंपास सर्वे में क्या है, हम पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो डायरेक्शन मेजर करने पे मतलब कि जब भी कोई कर्व आ रहा है या कोई बेंड आ रहा है, तो उसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. तो एज़ कम्पेयर टू चेन सर्वेइंग, इट इज़ फार बेटर देन दैट. मतलब हम लोग कंपास सर्वे यूज़ करें तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास. चलिए, तीसरा रिकमेंड कब किया जाता है कंपास सर्वे? जब ट्रायंगुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल. जब ट्रायंगुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता. तो ये नया वर्ड है आपके लिए, ट्रायंगुलेशन. इसे हम आगे आने वाले लेक्चरों में समझाएंगे आपको. फ़िलहाल के लिए जान लीजिएगा ट्रायंगुलेशन क्या होता है. एक बहुत बड़े एरिया को, सपोज़ ये कि एरिया है कोई सा भी, उसको अगर हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांट दें, राइट, और उनके हर ट्रायंगल की डिटेलिंग निकालें कि हर ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है अंदर, तो वो एक तरह का ट्रायंगुलेशन प्रोसेस होता है. ठीक है. तो जब ट्रायंगुलेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम लोग कंपास सर्वे का इस्तेमाल करके हम लोग उस एरिया को सर्वे कर सकते हैं. ठीक है. तो ये तो रहा आपके पास, डेफिनेशन हो गई और पर्पस हो गया. ठीक. अब बात करते हैं हम लोग, जो इन्होंने बोला है ना, मैग्नेटिक कंपास की सहायता से हम लोग कंपास सर्वे करते हैं.
मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास की। बहुत ध्यान से देखना जी। देखो, मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो बेसिकली दिखता कैसे है। वैसे तो मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने एक मैग्नेटिक कंपास है। और ये मैग्नेटिक कंपास जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास, सभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। पहला होता है हमारे पास सर्वेयर कंपास, दूसरा होता है प्रिज्मेटिक कंपास और तीसरा होता है ट्रफ कंपास। जो हम अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में, लेकिन मैं आपको दोनों कंपास के बारे में जो बचे हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। अब आइए शीट पे चेक करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास एक प्रकार का कंपास रहता है। अब कंपास क्या करता है? डायरेक्शन मेजर करता है। जब बात आई डायरेक्शन की, तो ये डायरेक्शन कौन सी मेजर करता है? एक्चुअली हमारे आसपास ये कुछ डायरेक्शन ही मौजूद हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और अगर हमने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा हो, पर मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में भी, तो नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है, वहाँ से जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इवन बहुत सारे एनिमल्स भी जो होते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं नॉर्थ के बेसिस पे। इसीलिए लगभग हर जगह दुनिया में, मतलब अर्थ पर, नॉर्थ को एक फिक्स्ड डायरेक्शन के तौर पे लिया जाता है और इसी पे हमारे काम करते हैं मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास हमारे पास होते हैं 3 तरह के। एक होता है हमारे पास सर्वेयर कंपास, दूसरा होता है प्रिज्मेटिक कंपास और तीसरा रहता है ट्रफ कंपास। ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये जो तीनों तरह के कंपास होते हैं, ये अर्थ की जो नेचुरल मैग्नेटिज्म है, नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बेसिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा बता ही दिया मैंने आपको, नॉर्थ फील्ड होती है सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाई। तो ये कुछ ऐसे दिखता है। डायग्राम तो आप देख चुके हो, लेकिन फिर भी देख लो शीट पे। इस पे एक नीडल लगी रहती है। ये जो नीडल होती है, इस पूरे सर्कल पे इस तरह से डायरेक्शन लिखे होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। अब ये अर्थ में हम सीधा सीधा नियम लगते हैं कि नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ और नॉर्थ के परपेंडिकुलर होता है राइट साइड पे। क्लॉकवाइज चेक करेंगे ईस्ट और एंटी क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। ठीक है। ऑल राइट। तो अब होता क्या है, जो इस पर नीडल होती है ना इस तरह से, वो हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक नॉर्थ फील्ड होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर सपोज़, जैसे हम अपने मोबाइल में भी चेक करते होंगे, वहाँ पे भी एक कंपास आता है जो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे मूव करता है, तो वो नॉर्थ को ढूंढते हैं। तो अगर नीडल इस तरह हमने रख दी और हमारा नॉर्थ यहाँ पे है, तो इस तरह के कंपास में क्या होता है, नीडल इसकी तरफ मूव करने लग जाती है, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है और हमें बता देती है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पे नॉर्थ कहाँ है। जैसे हमें नॉर्थ फाइंड आउट हो जाता है ना, वैसे हम ईस्ट, वेस्ट और साउथ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस जगह पे होंगे। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। इवन बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होते हैं, वो भी इस तरह की चीज़ों पे एक वर्क करते हैं। खैर कभी कभार तो उन पे कंपास नहीं होता है, तो वो एक आर्टिफिशियल कंपास बना लेते हैं। या फिर आप कह सकते हो जो आसपास चीज़ें मौजूद होती है ना, जैसे कि आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। पानी में एक छोटे से मग या बाल्टी में पानी भर के उसके ऊपर लीफ यानी कि पत्ता, एक सूखा पत्ता रख देना और उस सूखे पत्ते पे हल्का सा पानी रख देना, हल्का सा, तकरीबन 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप, और उसके ऊपर रख देना आप नीडल, सुई, जिसे सुई दवा करते हैं ना हम लोग। जैसे ही आप उसको रखोगे तो वो आपको थोड़ी मूव होती हुई दिखाई देगी। जिस जगह जाके वो रुक जाएगी वो होगा अर्थ का नॉर्थ फील्ड, और वहीं से हमको मालूम पड़ता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ, साउथ के इधर साइड में हो गया, राइट साइड में ईस्ट एंड देन वेस्ट। तो वहाँ से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है। ठीक है। ऑलराइट। तो ये 3 तरह के कंपास होते हैं। अब इनमें चेंजेस क्या क्या है। जो सर्वेयर कंपास होता है ना,
सर्वेयर कंपास में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और उसमें 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 4 अलग-अलग और डायरेक्शन भी होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट, ऐसे ही साउथ वेस्ट और देन होता है नॉर्थ वेस्ट। इसका डायग्राम आप एक बार स्क्रीन पे देख लो, एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेगा आपको। तो ये होता है सर्वेयर कंपास। अगर बात करें हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास की, तो प्रिज्मेटिक कंपास दिखता है कुछ ऐसा, इस तरह से एक सर्कुलर सब ऑब्जेक्ट है जिसमें नीडल लगी हुई है, जो कि 2 डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ और साउथ, दैट्स इट। ईस्ट और वेस्ट भी आप कंसिडर कर सकते हो, या बहुत से में मेंशन भी किया रहता है, लेकिन ये टोटल जो वर्क करता है नॉर्थ के रेफरेंस में करता है ये भी नॉर्थ के रेफरेंस पे, पर अभी बता रहा हूँ फ़र्क इसके बाद आपको। फिर आता है ट्रफ कंपास, ये कुछ इस तरह दिखता है और इसमें नीडल लगी रहती है और ये बहुत छोटे वेरिएशन में आपको एंगल दिखाता है, यानी कि नॉर्थ को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें, जबकि इसमें एक बारी में आपको नॉर्थ फाइंड आउट हो जाता है, इसमें भी एक बारी में नॉर्थ फाइंड आउट हो जाता है। ये बेसिकली हम आने वाले टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वेइंग, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ट्रफ कंपास का। सर्वेयर कंपास का सर्वेयर्स और मिलिट्री एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें प्रिज्मेटिक कंपास, तो इसमें क्या होता है, एक तो प्रिज्म लगा रहता है इसमें देखने के लिए रीडिंग्स को। प्रिज्मेटिक कंपास को भी एक बार आप स्क्रीन पे देख लो, और जब देख ही रहो दोनों, तो तीसरा भी देख लो ट्रफ कंपास एक बार फिर से। तो देखो, ये एक रीडिंग को डिनोट कर रहे होते हैं, कोई एंगल को डिनोट कर रहे होते हैं। अब वर्क कैसे करती है, क्या डिफरेंस है, ये तो क्लियर हो गया, छोटे एंगल के लिए वर्क करता है जो प्लेन टेबल में होता है, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है। बात करें इन दोनों की, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर की, तो प्रिज्मेटिक शुरू करते हैं। प्रिज्मेटिक में क्या होता है, जितनी भी एंगल्स लिए जाते हैं, जितनी भी एंगल मेजरमेंट होते हैं, वो नॉर्थ के रेफरेंस में क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है, नॉर्थ के रेफरेंस में क्लॉकवाइज होते हैं। और दूसरा होता है सर्वेयर कंपास, वहाँ पे नॉर्थ और साउथ के जौन सा पास पड़ेगा उसके कंपेयर में डायरेक्शन मेजरमेंट्स होते हैं। तो अब ये जो हमने 2 तरीके को बताया ना, जब नॉर्थ के रेफरेंस में कोई भी एंगल मेजर किया जाता है, तो वो होता है, वो भी क्लॉकवाइज, तो वो होता है हमारा होल सर्कल बेयरिंग, WCB, होल सर्कल बियरिंग। देन आता है आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट बियरिंग। क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो इसमें जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है सर्वेयर कंपास में, वो होता है क्वाड्रेंट बियरिंग का। चलो, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स थे। बेसिक फंडामेंटल्स थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का टॉपिक।